पार्लियामेंट चलाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते। आप एक्शन लीजिए जनरल साहब के खिलाफ। सर एक और बड़ा फैसला हुआ है वंदे मातरम को लेकर। कि हमारा संविधान का आगाज होता है वी द पीपल से। भारत माता की जय से संविधान का आगाज नहीं होता। अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। अच्छा, ये जो रिसेंटली आपने जो ऑर्डर निकाला एमएचए ने, आप जनगण मन को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? देश को मां मान रहे हैं उसकी? नहीं, देखिए मैं अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा और खुदा ने मुझे अपनी माँ की कोख में रखा, पैदा किया। मैं अपनी माँ को खुदा नहीं मानता हूँ मैं अपनी। आसाम के सीएम पर आपने एक कंप्लेंट दर्ज की है। इन्होंने जो वीडियो बनाया है जिसमें वो एक बंदूक से गोली मार रहे हैं और एक मुस्लिम धर्म का आदमी बैठा हुआ है, क्लीन शॉट की आवाज़ आ रही है उस गोली लगने पर, और बाद में आ रहा है कि नो मर्सी। ये BNSS के 196, 353, 299, 197 का क्लियर अप्लाई होता है उसके ऊपर। अच्छा नवीन साहब, अगर मैं वो वीडियो बनाता, मान लीजिए, क्या होता बोलिए आप? तो इसीलिए हम कंप्लेन किए कि आप तो ये वो वीडियो जेनोसाइडल है एकदम। किसी ने बोला कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। हम एक देख रहे हैं बंगाल में एक बंदा बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बना रहा है, और एक आपके AIMIM के ही व्यक्ति हैं यूपी में, उन्होंने बोला हम दो हमारे कई होने चाहिए। अच्छा, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। 10 साल बाबरी मस्जिद का मैं आज भी मानता हूँ वो फैसला गलत था। जो बोलते हैं योगी जी ने बोला कयामत तक नहीं बनेगी, और वो बंदा बोल रहा है कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। इसको, इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। कम से कम उनको उर्दू तो बोलना पड़ा। हिंदी का लफ्ज बता दीजिए क़यामत में क्या होगा, उनसे पूछ लीजिए। भारत रत्न जो की बात जो कही भागवत जी ने, उन्होंने बोला कि सावरकर को मिलना चाहिए। इस पे आपने कड़ा ऑब्जेक्शन किया, नहीं? जस्टिस कपूर कमीशन बनाया गया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद। उन्होंने कहा था कि ये जनाब जो है कॉन्स्पिरेटर है गांधी के कत्ल में। वीर सावरकर का उन्हीं के बारे में कहा गया कि वो कॉन्स्पिरेसी में इनका रोल है। जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी पढ़ लीजिए आप। सर अभी रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था कि आप बीजेपी के राम से ज्यादा आपको भगवान मानते हैं। का बार बार ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के क्लोज अप हैं लोग, ये बार बार एक्सप्रेशन क्यों बनाया जाता है? नहीं तो मैं तो सबकी लैला हूं ना। ओवैसी साहब, थैंक यू, आपने समय निकाला पार्लियामेंट सेशन के दौरान हमसे बात करने का। मैं शुरू करता हूं। हमने हाल में देखे जो सीन्स पार्लियामेंट में, काफ़ी एक्रिमोनियस हो गया है माहौल, और राहुल गांधी को तो डिस्क्वालीफाई करने की मूव शुरू कर दी है। किस तरह से देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप सर? मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के लिए हम लोग इलेक्ट होते हैं जनता की तरफ से, तो हमारा बुनियादी काम ये होना चाहिए कि हम पार्लियामेंट आकर पार्लियामेंट चले, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन साइड हो। तो पार्लियामेंट चलाने की और फंक्शनिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है। अपोजिशन को भी उसमें रोल अदा करना पड़ता है। तो अब इतने दिन पार्लियामेंट नहीं चला, इससे देश की जनता का ही नुकसान हुआ। और दूसरी अहम बात यह कि मेरा मानना बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के ये है कि जब पार्लियामेंट चलेगा तभी तो हम सरकार को एक्सपोज कर पाएंगे, उनसे चुपते हुए सवालात पूछेंगे जो जनता के बर्निंग इश्यूज़ हैं। तो पार्लियामेंट नहीं चलने से तो एक कसम से रूलिंग पार्टी को, सरकार को ही फ़ायदा होता है। तो अच्छी बात नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर बजट के ऊपर बहस शुरू हुई तो सबने अपनी बात को रखा। बट आपका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है या अपोजिशन ज़्यादा जिम्मेदार है? नहीं, सरकार, और राहुल गांधी की पोजीशन को आप कैसे नहीं, समझते? सरकार, देखिए पार्लियामेंट चलाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। बट सर वो रिलीज नहीं हुआ। नहीं, एक मैगजीन में तो आ गया। तो सरकार कम से कम ये बोल सकती थी कि ठीक है किताब नहीं छपी वो मालूम, मगर जब
और वो ये जो एक्सर्प्ट्स है उस किताब के, जिस मैगजीन ने छापा है, वो तो 1 साल 1.5 साल से चल रहे हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ उसको, तो नई बात नहीं थी। तो सरकार खड़े होकर बोल सकती थी कि भाई उन्होंने गलत कहा है, आप उसको डिनाई भी नहीं करते। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते, और फिर आप मामला कुछ और एक लेवल पे चला गया। तो राहुल गांधी की ज़्यादा कसूरवार नहीं है इसमें? नहीं, अगर राहुल गांधी हो या रूलिंग पार्टी हो या मेन अपोजिशन पार्टी हो, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको सरकार बोल दी थी हम उसको नहीं मानते, आप एक्शन लीजिए जनरल साहब के खिलाफ। अगर उन्होंने जो लिखा है कि चीन के टैंक्स आ रहे थे, उन्होंने लिखा है कि वो जो गलवान में लेफ्टिनेंट संतोष की जो मौत से पहले वहाँ पर टेंट लग गया था 1-1.5 महीने तक, उसको डिनाई कर दें। और देखिए, तीसरी बात जो जनरल साहब लिखे हैं, वो इसका मैसेज क्या गया है पूरे अतराफ में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, साउथ एशिया में, कि चीन के टैंक्स आ रहे और मैं अपनी सरकार से पूछ रहा हूँ। यानी अब इन लोगों को क्या मैसेज जाएगा अतराफ़ के जो कंट्रीज़ हमारे, ख़ासतौर से चाइना और पाकिस्तान को या वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि भाई फ़ौज कुछ नहीं करेगी जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ ना उनको बोले ना करे। तो ये एक बड़ा ही ये बड़ा अहम पॉइंट मुझे लगता है कि जो हम लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। सर, 2 चीज़ें, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन या प्रिविलेज लाना राहुल के खिलाफ, इसको किस तरह से पर्टिकुलरली आप देखिए? ओम बिरला साहब के साथ जो पिटीशन दिया गया है उसमें मैं सिग्नेचर ना मुझसे पूछा गया, ना मेरी कोई सिग्नेचर उस पर है, और नहीं मालूम उसके ऊपर क्या होगा। अब रहा सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का, तो जाहिर है वो प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, और मेरी नज़र में उसमें ज़्यादा दम नहीं है उस प्रिविलेज कमेटी, इस प्रिविलेज मोशन में। अब ये दे दिए हैं मगर उसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सर, अभी रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था कि आप बीजेपी के राम से ज़्यादा आपको भगवान मानते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, इस बयान को? नहीं, जो हालिया हमारे पास तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन कैंपेन हुआ, तो जितने बीजेपी के एमपीज़ हैं उनका भाषण अगर 5 मिनट का भी हो तो 5 मिनट में 3 मरतबा मेरा नाम लेते हैं। तो मैंने एक जगह पर कहा कि भाई लगता है कि तुम लोगों को अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो अब रेवंत रेड्डी ने उसको एक और लेवल पर लेके चले गए, तो उसको अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो उनका, रेवंत रेड्डी का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, वो बीजेपी वालों का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, और मेरा भी फ्रीडम एक्सप्रेशन है। तो वैसे साहब, आपका बार बार ऐसा क्यों आता है कि बीजेपी के क्लोज आप हैं हम लोग, ये बार बार एक्सप्रेशन क्यों बनाया जाता है? नहीं, तो मैं तो सबकी लैला हूँ ना। रेवंत रेड्डी भी हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं अब तक, तो हम क्या करेंगे अब? तो आप मतलब क्या सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखने वाले? रिश्तों का नहीं है, देखिए, अगर काम चलाना है। नहीं, काम भी नहीं चलाना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी से हम कभी नहीं मिल सकते, समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते। रेवंत रेड्डी की हम उनको अपोज किए थे 2023 के इलेक्शन, हम तो बोले थे BRS को वोट दो, जनता ने उनको सत्ता दी, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेवलपमेंट करवाना है। हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो हमने कहा कि 5 साल तक आपको हम लोग अपना सपोर्ट देंगे और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। तो यही है, तो बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन को अदा कर रहे हैं। जहाँ पे वो गलत फैसले लेते हैं हम उनको तनकीद करते हैं। सर, एक और बड़ा फैसला हुआ है वंदे मातरम को लेकर, जिसपे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी अभी कुछ आया है, और आपका इस पर क्या ओपिनियन है? सर, देखिए, जब पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट हुआ था, बहस हुआ था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, सरकार लेकर आई थी कि वंदे मातरम के 150 साल के ऊपर, तो मैंने अपने उस 10 मिनट के स्पीच में पार्लियामेंट को बताया था कि हमारा संविधान का आगाज़ होता है वी द पीपल से, भारत माता की जैसे संविधान का आगाज़ नहीं होता। और जब संविधान को हम लोग अपना रहे थे तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 मेंबर्स ने, एक ने कहा कि वंदे मातरम शुरू करो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस दिन। राइट। फिर एक ने कहा कि ये कहो कि हर पीपल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा ये कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है ये,
अब आप बताइए, आर्टिकल 25 में आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दे रहे हैं, और अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, जो खुदा को नहीं मानता वो भी भारत का बाइज्जत नागरिक है। और एक बात याद रखिए, जब हैदराबाद की मक्का मस्जिद से मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेज़ों पर हमला किया था रेजिडेंसी के ऊपर जाकर, तो पहला मुजरिम काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे। उनको क्या कहेंगे आज अब जिंदा रहेंगे तो? मौलाना हुसैन अहमद मदनी और महमूदुल हसन साहब माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, उनको क्या बोलेंगे आप? और मुरादाबाद के मौलाना काफ़ी जिहाद का फतवा दिए, 2 दिन में ट्रायल चला, उनको फांसी दे दी गई, और जब फांसी पे जा रहे थे तो वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए जा रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगर आज रहते तो आप उनको क्या बोलेंगे? ये हम बोलना चाह रहे कि अच्छा, आखिरी बात, जिस दिन हमने संविधान को अपना लिया, राजेंद्र प्रसाद साहब ने खुद से कह दिया विदाउट स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के कि नेशनल सॉन्ग होगा। अच्छा नवीन साहब, 1971 का नेशनल ऑनर्स एक्ट है, उसमें नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम और कॉन्स्टिट्यूशन को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस है 1986 का, बीजू इमैनुअल केरला का, जिहोवा विटनेस थे, उन्होंने खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं जनगण मन नहीं पढ़ूंगी वरना वो मेरे धर्म के खिलाफ में, खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका राइट है वो। ये सब रखते हुए आप इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, ये जो रिसेंटली आपने जो ऑर्डर निकाला एमएचए ने, आप जनगण मन को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? बट वो कह रहे हैं पहले ये हो, फिर दूसरा वो। देखिए उसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ है उसकी बैकिंग? जनगण मन तो नेशनल एंथम है। और आनंद मठ की किताब अगर आप पढ़ेंगे कभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेज नंबर 79, 80, 115, 116, 98 पढ़िए आप। उसमें तो इस्लाम धर्म के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। आप माने, मैं बोल भी नहीं सकता यहां पर, इतनी बुरी बुरी बातें लिखी गई उसमें, कैसा उसको बोलेंगे? अच्छा, वो तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जो ये जो आनंद मठ लिखे साहब, वो तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। अब आप इसको लाकर किसी को, हम यही बोल रहे कि फोर्स मत करिए आप किसी को। तो आप इसको लेके जाएंगे अदालत में? ये अदालत जाने के लिए सरकार को समझने की जरूरत है, आप फोर्स क्यों कर रहे? आप किसी को फोर्स मत करिए। नेशनल सॉन्ग है, मानते हो उसको, मगर मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या होगा फिर? इसको आप कैसे रिकंसाइल करेंगे? आप तो नहीं कर सकते। सर वो तो कहते हैं कि देश की अगर माँ को, देश को माँ मान रहे हैं, उसकी पूजा नहीं, देखिए मैं अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा, और खुदा ने मुझे अपनी माँ की कोख में रखा, पैदा किया। मैं अपनी माँ को खुदा नहीं मानता हूं। मैं अपनी मेरी माँ की मैं बेहद, और मैं मानता हूं कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ के पैरों में जन्नत है, मगर मेरी माँ मेरे लिए खुदा नहीं है। अगर ये लॉयल्टी का टेस्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस अंग्रेजों को भगाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से लेकर जापान तक अगर कोई सबमरीन में गया था, कोई संगी था क्या? वो हैदराबाद का मुसलमान था। जर्मनी से लेकर मौजूदा जापान तक नेताजी साथ वो रहा। आप उनके क्या बोलेंगे? आप उनको, कौन थे वो? हैदराबादी था वो। अच्छा, ये तिरंगा जो हमारा फ्लैग बनाया गया, कौन बनाए? हैदराबाद की एक मोहतरमा ने बना कर दिया पूरा उसको। तो वफादारी का अगर आप सर्टिफिकेट, तो हमको जरूरत भी नहीं है, मगर इसको आप लॉयल्टी का टेस्ट कैसे बना रहे हैं? अच्छा, इन लोगों ने, अच्छा ये एक बात बताइए, बीजेपी से, आरएसएस से पूछ लीजिए, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी, इन्होंने सबको भर्ती कराया, और जब मुस्लिम लीग के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल तक सरकार में आप लोग शामिल थे, मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो होम मिनिस्टर थे। तो ये आप इन बातों को भूल जाएंगे। ऑर्गेनाइजर मैगजीन पढ़ लीजिए आप, कौन सा है, 28 दिसंबर का, आपने तो नेशनल फ्लैग को अशुभ कहा, मनहूस कहा कि कब का है?
28 दिसंबर 1915 ऑर्गेनाइज मैगजीन, मनहूस है, ये 3 रंग मनहूस है। आप बोलिए उसको क्या बोलेंगे? किसने कहा था कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते? गोलवालकर साहब ने कहा। आप हमको बोल रहे हैं भाई, आपका इतिहास भी तो आप पढ़ लीजिए। अच्छा, कौन सा एक आरएसएस वाला मरा अंग्रेजों की गोली से, बताइए हमको। मैं जिस शहर से आता हूं, मौलवी अलाउद्दीन पहला मुजरिम था काला पानी का। तुर्रेबाज खान की लाश सुल्तान बाजार में आज में दिखाएंगे आपको, 4 दिन तक लटकी भी रही। आपका कौन सा आदमी मरा? हाँ, हेगडेवर साहब एक मर्तबा जेल गए थे, वो सेंट्रल प्रोविंस के कांग्रेस के लीडर थे। किस लिए गए थे मालूम? नवीन साहब, खिलाफत मूवमेंट की तकारीर के ऊपर गए थे वो। अब आप उसके बाद आपने तो कह दिया कि नहीं अब हम हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें हिस्सा ही मत लीजिएंगे आजादी में। तो आपका कहना है कि अगर चलिए ये पास्ट ऐसा है तो आपको कोई राइट नहीं है ये सब चीजें इम्पोज नहीं, आप लॉयल्टी का टेस्ट मत बनाइए। आप एक बात देखिए, इस्लाम की बुनियादी तालीम क्या है कि हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करते, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि हम इया का नाबुदु इया का नस्तईन, मतलब कि हम तेरी इबादत करते हो, तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमारा तो फेथ है। अच्छा, सिखिज्म क्या है बताइए, बौद्ध धर्म क्या है बताइए। ये तो बुनियादी इनका, आप अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर भारत तो फिर एक थ्योरेटिक कंट्री हो जाएगा एक्चुअल सेंस में। वैसे तो होने जा रहा है, जिस तरह बीजेपी आरएस से लेके आगे बढ़ रही है, तो थ्योरेटिक कंट्री बड़ा इल्जाम है सर, ये तो थ्योरेटिक कंट्री का मतलब, हम तो एक अच्छी डेमोक्रेसी है जिसमें कई रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, और हर किसी को बोलने का हक है। नहीं, प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी फिर कहां जाएगी? यही तो हम भी है ना कि जब ये प्लुरलिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो कहां जाएगा फिर? ये कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। आसाम के सीएम पर आपने एक कंप्लेंट दर्ज की है जो मैंने पढ़ा, तो इस पर कुछ बताएं, उनका क्या, किस तरह देखते हैं उनके आप रवैये को? और जो वो इन्होंने जो वीडियो बनाया है जिसमें वो एक बंदूक से गोली मार रहे हैं और एक मुस्लिम धर्म का आदमी बैठा हुआ है, क्लीन शॉट की आवाज आ रही है उस गोली पर, और बाद में आ रहा है कि नो मर्सी। ये BNSS के 196, 353, 299, 197 का क्लियर अप्लाई होता है उसके ऊपर। अच्छा नवीन साहब, अगर मैं वो वीडियो बनाता, मान लीजिए, क्या होता बोलिए आप? क्या होता पूरे देश में? मेरे घर के सामने रोज कम से कम ANI के साथ साथ 25-30 कैमरा खड़े होते। टीवी पर रोज सुबह 9 बजे से लेके फिर 1 बजे 6। नहीं, सवाल तो उनसे भी हुए हैं। नहीं, कहां सवाल हो रहा है? उनसे कहां सवाल हो रहा है? उनसे कोई सवाल नहीं हो रहा है। वो यानी एक चीफ मिनिस्टर है प्रदेश के जो भारत के संविधान पर ओत लिए, वो कह रहे हैं कि अगर मियां ऑटो का ड्राइवर होगा 2 रुपए कम दो उसको। बट वो मियां तो बांग्लादेशी मुस्लिम। कौन बांग्लादेशी है? कहां बांग्लादेशी है? देखिए, आसाम में NRC और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उन 20 लाख में 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम, बाकी सब तो नॉन मुस्लिम है। उनको बोलिए ना फिर आप उनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर NRC हुआ है, आप कौन होते हैं भाई? अच्छा, मियां है, वो बंगाली बोलने वाला इंडियन है, वो बोलते हैं कि ऑटो चला मीटर का हो 5 रुपए, 1 रुपया कम दे दो। तुम इतने गिरे हुए आदमी हो कि 1 रुपया कम दो बोलेंगे? मुख्यमंत्री हो आप। तरकारी की कीमत बढ़ रही, नहीं मियां लोग तरकारी की कीमत बढ़ा दे रहे। हम तुम्हारे को वोट डालना है, बांग्लादेश में जाके वोट डालो, ये मुख्यमंत्री बोलेगा? ये थोड़ी देर के लिए सोचे वीडियो कैसे बनता है। अब वो बोल रहे नहीं। अच्छा, डिलीट क्यों किया आपने उसको? अगर आप सच्चे थे तो डिलीट क्यों किया? अच्छा, फिर आपके अकाउंट से हुआ, आप बेचारे वो क्रिएटर को आप बोलते ना अंडर द बस डाल दिए। तो इसीलिए हम कंप्लेन किए कि आप तो ये वो वीडियो जेनोसाइडल है, एकदम जेनोसाइडल वीडियो है। क्या बचेगा फिर बताइए आप? अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां पर 30% मुसलमानों की आबादी है, आप उनसे इस तरह से हेट्रेड दिखा रहे हैं। एक और, जैसे कई जगह से आज मुद्दा उठ रहा है, किसी ने बोला कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। हम एक देख रहे हैं बंगाल में एक बंदा बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बना रहा है, और एक आपके AIMIM के ही व्यक्ति हैं यूपी में, उन्होंने बोला हम दो हमारे कई होने चाहिए। तो इस पर एक पहले आता हूं इस पर। शौकत हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। लोग नहीं जानते कि ये भाई बहन खुद 14 हैं।
शौकत के बड़े भाई को 16 बच्चे हैं। उन्होंने उस पस मंजर में बोला। अच्छा, तीसरी बात, एक महाराष्ट्र से कोई बोलते हैं कि भाई इतने बच्चे पैदा करो, कोई वहां बोलता है इतने बच्चे। अच्छा, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। कल तक आरएसएस का और बीजेपी का क्या था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। सुप्रीम को किसी ने कहा, एक प्राइवेट नंबर्स बिल भी डाल दिए कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करो। अब जब आरएसएस को पता चल गया कि भाई ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत के पास है, जिसमें हमारी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये देश जवान रहेगा सिर्फ 20-25 साल तक आने वाले। उसके बाद इस देश की 12 से 15% आबादी बूढ़े हो जाएंगे। और इनको मालूम हो गया कि एक 2100 में मुसलमान की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अब से बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं, बल्कि मोहन भागवत के साथ दोनों मिलकर एक ही सुर में कहा, नायडू और आरएसएस तो एक हो गए, मगर एक ही सुर में कि बच्चे पैदा करो। अरे आप बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोलेगा, वहां पर कुछ आपको तकलीफ नहीं है। शौकत ने जो कहा वो ये बात है। रहा साल बाबरी मस्जिद का, मैं आज भी मानता हूं वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का। वो आस्था की बुनियाद पर था। और मैंने उस वक्त, अगर आप एएनआई का रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, जो जजमेंट के बाद मैंने आपके वहाँ पे जो ऑनरेबल करस्पॉन्डेंट है प्रमोद साहब को मैंने ये कहा था कि ये यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। कोई भी कहेगा मेरी ये आस्था है, छोड़ दो आप। वो झगड़ा था टाइटल डिस्प्यूट को आपने मजहबी आस्था से, बट अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया ना, तो अब बोलना कि कयामत तक नहीं बनने देंगे। सेटल आपने सेटल कहां किया? आपने तो संभल को खोल दिया, आपने काशी मथुरा को खोल दिया, आपने मध्य प्रदेश के मसले को खोल दिया। एज फार एज राम मंदिर इज कंसर्न्ड, दैट इज सेटल्ड। नो, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। हाँ, जस्टिस JS वर्मा साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्हें अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो इतना ही बोलकर रुक जाता हूं मैं। तो ये जो बोलते हैं, योगी जी ने बोला कयामत तक नहीं बनेगी, और वो बंदा बोल रहा है कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। इसको, इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कम से कम उनको उर्दू तो बोलना पड़ा। हिंदी का लफ्ज बता दीजिए कयामत में क्या होगा, उनसे पूछ लीजिए। उर्दू बोलना पड़ा ना उनको। तो वैसे ही आप भी देखता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं। आपने जैसे पीछे बोला कि बुरखे वाली अब प्रधानमंत्री बनेंगी। नवीन साहब एक बात, इसको बोलने की क्या जरूरत है? लाइक, तो अगर ये तो कंट्री सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल है, तो इसमें एक रिलीजन का बनेगा ऐसा नहीं। देखिए, संविधान में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो पाकिस्तान में है कि एक ही रिलीजन का होगा? नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा हम ताना मारते हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी, ये पढ़ाते नहीं है बच्चों को, ये आगे नहीं बढ़ाते, ये इनको दबा देते हैं, इनको हकीकत मालूम ही नहीं, इनको हकीकत मालूम नहीं। काश ये कभी आते किसी कॉलेजेस में जाकर देखते या मुस्लिम इलाके में जाकर देखते कितनी मेहनतें, जुस्तजू और कुर्बानियां देकर बच्चियां पढ़ रही हैं। आप उसको, और मैंने कहा बिल्कुल इसमें गलत बात क्या है भाई? अगर मैं बट जैसे आप अक्यूज करते हैं कि आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी तो फिर रिलीजन को नहीं प्रमोट कर रहा हूं मैं, भारत के इंक्लूसिविटी को, प्लुरलिज्म को देश के सामने रख रहा हूं कि ये बन सकते हैं। जनता उनको चूज करेगी, चूज बनेंगे ना, बन सकते हैं ना। मेरा ख्वाब है। क्यों बट आपको लगता नहीं ये थोड़ा पोलराइज करता है चीज़? बिल्कुल। अरे पोलराइज की बात आप कर रहे हैं। इस भारत की पार्लियामेंट में 6% से बढ़कर कभी मुस्लिम MP जीत कर ही नहीं आए। किसका पोलराइजेशन हो रहा है बताइए? आज 4% है। जितने OBC समाज की पॉपुलेशन है, उनकी अपर कास्ट के बराबर उनके MPs जीत कर आ गए। तो पोलराइजेशन कहां पर हो रहा है? किसके खिलाफ हो रहा है? किसको मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है? किसके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है? किसके बारे में वीडियो बनाई जा रही, गोली मारो बोलकर? किसको एनकाउंटर किया जा रहा है? किसको बांग्लादेशी बोलकर मॉब लिंचिंग बालासोर में हो रही है? मुसलमान के खिलाफ ही हो रहा है ना। तो इस माहौल में अगर मैं कह रहा हूं कि भाई संविधान पे देखो, संविधान मौका देता है आपको, मैं तो उल्टा संविधान में एक बिलीफ को क्रिएट कर रहा हूं कि आप लड़िए, उनको जुस्तजू करिए, बनिए, आगे बढ़िए। वैसे साहब, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक सवाल और देखा। आपने भारत रत्न की बात जो कही भागवत जी ने, उन्होंने बोला कि सावरकर को मिलना चाहिए। इस पे आपने कड़ा ऑब्जेक्शन किया, नहीं? सर, आप ही के नाम के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस कपूर।
जस्टिस कपूर कमीशन बनाया गया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद। उन्होंने अपनी जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये जनाब जो है कॉन्स्पिरेटर है गांधी के कत्ल में। मैंने नहीं कहा, वो जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में बनाया गया। अब आप बताइए इसके ऊपर क्या क्या बोलेंगे आप? वीर सावरकर का उन्हीं के बारे में कहा गया कि वो कॉन्स्पिरेसी में उनका रोल है। जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं वो। अगर आप बोले तो इंटरव्यू के बाद बता देता हूं आपको, निकाल के पूरा पूरा कागज निकाल के आपको मैं किताब दे दूंगा पूरी आपको। अब मुझे ये लगता है कि कल के दिन गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न अगर देना चाहे तो। और नाथूराम गोडसे के एक भाई का इंटरव्यू भी है जिसने कहा कि हम लोग सब एक जमाने में आरएसएस में थे, उन्हीं की तालीमात से मुतासिर हुए। इसमें हमने कहा इस बात को। थैंक यू सर, आपने बात की, समय दिया और सारे मुद्दों पे बात की। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।